अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, शॉर्ट जो आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, टेक्स्ट बुक में और थर्ड चैप्टर के, उनको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास 3.1 व्हाट काइंड ऑफ चेंज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। अब उसने क्या कहा कि कौन सी किस्म की तब्दीली पैदा होती है जब फोर्स पैदा करनी हो, प्रोड्यूस करनी हो, तो कौन कौन सी चेंजिंग आती है। द चेंज प्रोड्यूस बाय फोर्स आर रेस्ट और मोशन। पहले उसने कहा है कि रेस्ट में हालत है, रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो फोर्स कैन उसे क्या तब्दील करती है, फोर्स किस तरह तब्दील करती है उस चीज़ को, रेस्ट और मोशन को। चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, कि फोर्स लगाकर आप उसे रेस्ट हालत में भी ले आ सकते हैं और फोर्स लगाकर उसे आप क्या करते हैं, मोशन हालत में भी ले आ सकते हैं। अगर कोई चीज़ रेस्ट हालत में है तो उसे आप फोर्स लगाकर क्या करेंगे, मोशन में ले आएंगे। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसे आप फोर्स से क्या लगाएंगे, आप ब्रेक लगाकर उसे आप क्या कर सकते हैं, आप रेस्ट हालत में ले आ सकते हैं। दूसरी क्या है, विलासिटी। विलासिटी भी हमारे पास क्या है, फोर्स को तब्दीली में ला सकती है। और इसमें शेप हो गया, और शेप या साइज़। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आप उसकी तब्दील कर सकते हैं, वाया कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी आप डायरेक्शन भी तब्दील कर सकते हैं। इस तरह एनर्जी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उसके बाद है 3.2। 3.2 क्या हमारे पास, अब आपने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में, इसमें आपने ये डेफिनेशन यहाँ तक लिखनी है, ठीक है, रेस्ट और मोशन की, ये यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। उसके बाद ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। इस तरह 3.2 गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ कंटैक्ट फोर्सेज। उसने कहा कि 5 एग्जाम्पलें बताओ कंटैक्ट फोर्सेज की। कंटैक्ट किससे कहते हैं, कंटैक्ट कहते हैं मिलना। ऐसे फोर्सेज जो क्या कर रही हूँ, आपस में मिल रही हूँ, एक दूसरे के साथ कंटैक्ट कर रही हूँ, मिल रही हूँ, उन्हें आप क्या कहते हैं, कंटैक्ट फोर्सेज कहते हैं। पहले उसने क्या एग्जाम्पल बताई है, फ्रैक्शन होगी, और दूसरी ड्रैग हो गया, और इस तरह थ्रस्ट हो गया, और नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स। इनमें से कोई से आपने 5-6 याद रखने हैं, ठीक है। 5 तो दिए गए हैं, आपने 6-7 याद रखने हैं। और 3.3 अब हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रही है, हरकत कर रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी स्पेस में मौजूद, फ्री स्पेस में मौजूद है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मुसलसल कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ उसने कहा कि मूव करेगी। क्या ऑब्जेक्ट कितने लंबे फासले तक वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी इस वेलोसिटी के साथ। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मूव कर रही है, इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में, स्पेस में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस वक्त तक मूव करेगी जब तक एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स आप ना लगाए तब तक वो क्या करेगी, मूव करती रहेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट हालत में तो वो रेस्ट हालत में रहेगी, इस तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। उसके बाद है 3.4। 3.4 हमारे पास क्या है, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होती है, इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। ये किसके दरमियान है, किसके दरमियान प्रोडक्ट है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी F मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन, इसे आप क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। यानी फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसे आप क्या कहते हैं, सिंपली इम्पल्स कहते हैं, और आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इम्पल्स को। तो फार्मूला वही क्या है हमारे पास, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, इम्पल्स इक्वल टू F क्रॉस डेल्टा टी, यानी F मल्टीप्लाई डेल्टा टी। और इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, न्यूटन सेकंड होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जबकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड। 3.5 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। वाई हैज़ नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। कि फर्स्ट लॉ क्यों अप्लाई नहीं होता, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्यों अप्लाई नहीं होता ज़मीन पर।
कि ज़मीन पर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, पहले समझिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट हालत में ही रहेगी, ठीक है। इस तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे तो वो क्या करेगी, मूव करती रहेगी। इस तरह वही हमारे पास, इसलिए क्या करता है कि अर्थ पे अप्लाई नहीं होता। न्यूटन फर्स्ट लॉ हैज नॉट बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ। क्यों नहीं होता, बिकॉज इट इज़ वैलिड। इट इज़ वैलिड, ये क्या होती है, वैलिड होती है किसके लिए, ओनली इन द अब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स की गैर मौजूदगी में क्या होती है, ये सिर्फ वैलिड होती है। एंड देयर आर मैनी फोर्सेज ऑन अर्थ। उसने कहा है कि बहुत सी फोर्सें हैं ज़मीन पर, जिस तरह ठीक है ड्रैग फोर्स हो गई, फ्रैक्शन की फोर्स हो गई, टेंशन की फोर्स हो गई, बहुत सी फोर्सें हैं। लाइक फ्रैक्शन की फोर्स हो गई, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स हो गई और ग्रेविटी की फोर्स हो गई। तो फोर्सें क्या है, मुख्तलिफ हैं ज़मीन पर। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इन पे अप्लाई नहीं होता न्यूटन का फर्स्ट लॉ ज़मीन पर। 3.6 हमारे पास क्या है, व्हेन सिटिंग इन अ कार। अब जब उसने कहा कि जब आप कार में बैठते हो, विच सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। अचानक से वो क्या करती है, एक्सेलरेट करना शुरू करती है, रेस्ट हालत से चलना शुरू कर देती है। यू आर पुश्ड बैक, तो आप पीछे की तरफ वापस चले जाते हो, जिस इन टू द सीट की बैक। जिस तरह आप अचानक से हमारे पास कार चलना शुरू करें तो आप क्या लगाते हैं, झटका लगता है पीछे की तरफ। उसने कहा कि क्यों लगता है, वाई, उसकी रीज़न बताएं। वैन सिटिंग इन अ कार, जब आप कार में बैठते हो, इसका आंसर क्या होगा, वैन सिटिंग इन अ कार, जब आप कार में बैठते हो, विच सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। सडनली अचानक से वो क्या रेस्ट हालत से चलना शुरू कर दे, वो आर पुश्ड बैक इनटू द सीट, हम क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं सीट की, ठीक है। ड्यू टू अनर्शिया, अनर्शिया की वजह से, किस वजह से, अनर्शिया की वजह से। एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अनर्शिया, लॉ ऑफ अनर्शिया क्या होती है, अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू कंटिन्यू। एक बॉडी मुसलसल, उसने कहा है कि मूव करना चाहती है, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट हालत से, आर रजिस्ट्स द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या उसकी उसने क्या है कि रेस्ट हालत को क्या करती है, तब्दील करने की कोशिश करती है। 3.7 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इसे डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्स एक्सप्रेस्ड, के फोर्स को जाहिर किया जाता है इन न्यूटन सेकंड लॉ में, इज अ नेट फोर्स। वाई इज इट सो, एज नेट फोर्स इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। के नेट फोर्स में का मतलब क्या होता है कि उसमें तमाम फोर्सों का क्या होता है, सम होता है, मजमुआ होता है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तमाम बॉडी उस पर एक्ट कर रही होती है, असर कर रही होती है। लाइक एयर रेजिस्टेंस हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस से मुराद हवा के मुखालिफ कोई फोर्स अमल करे। फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, रगड़ की फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, यानी कशिश की फोर्स हो गई, अप्लाइड फोर्स हो गई। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर द नेट फोर्स एज इट डिटरमाइंड टू द ऑब्जेक्ट ओवरऑल मोशन। तमाम अब क्या करते हैं आप, नेट फोर्स को कंसीडर कर सकते हैं तमाम मोशन के बराबर। उसके बाद है 3.8, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रैक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन। कि आप किस तरह पता चलता है कि रोलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम क्यों होती है, ठीक है। रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रैक्शन इज बी टू बी लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन से क्या होती है, कम होती है। इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, उनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स, यानी व्हील और उस सतह पर जिस सतह पे वो रोल कर रही है। जिस तरह हमारे पास एक टायर है, क्या कहता है, सड़क के ऊपर रोल करता है। अब सड़क का एक हिस्सा सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है, सड़क का एक हिस्सा टायर के साथ टच कर रहा है, व्हील के साथ, इसलिए उसने कहा है कि ओवर इट इज रोल्स। मोर एवर व्हील टच द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट उसके मिल रहा है, विच रिड्यूस द स्लाइडिंग फ्रैक्शन, जो कम कर देती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन को। बट इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। जबकि उसने कहा है कि स्लाइडिंग फ्रैक्शन में क्या होती है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन होती है बिटवीन सरफेस एंड द स्लाइडिंग बॉडी। उस सतह के दरमियान और उस स्लाइडिंग बॉडी के दरमियान क्या होती है, रिलेटिव मोशन मौजूद होती है। Moreover, the contact area between sliding body and the surface is more than which increase the sliding friction, जो sliding friction क्या कर देती है, बढ़ा देती है। उसके बाद है 3.9, define terminal velocity of an object। terminal velocity क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। when definition देख लें, when upward air resistance,
जब आप क्या लगाते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाते हैं हवा की मुखालिफ, ठीक है। बैलेंस द डाउनवर्ड, हवा की बैलेंस क्या होती है, बैलेंस होती है, मुतवाजन होती है डाउनवर्ड फोर्सेस की ऑफ ग्रेविटी ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी कशिश की वजह से। इट फॉल्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड टू द अर्थ है, उसके आपको क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एरोपैराट्रॉपर, एक पैराट्रॉपर की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ वो भी क्या करती है, डाउन टू द अर्थ आती है। एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस, एक खलाबाज है, ठीक है, इन स्पेस खला में मौजूद है। वांट्स टू रिटर्न, ठीक है, वापस आने की कोशिश करता है, टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड, एक हाथ से, ठीक है, अ हैंड रॉक्ड। इन वट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट, क्या किस डायरेक्शन में उसने क्या है कि वो रॉकेट जाएगी। एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हमारे पास, एक्शन और रिएक्शन आर वेज इक्वल, एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन में क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं। सो द एस्ट्रोनॉट विल फायर द रॉकेट इन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, टू द स्पेसशिप टू रिटर्न टू द हिज स्पेसशिप, पीछे की तरफ वापस चली जाएगी। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ये आपने आंसर याद रखना है।